This is Delhi. Please stand by for our next broadcast. This is Akashvani. We now bring to you the recording of today's proceedings during the question hour in the Rajya Sabha. ये आकाशवाणी है। अभी आप आज राज्य सभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुनेंगे। माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी। क्वेश्चन नंबर 1 श्री कार्तिकेय शर्मा। प्रश्न संख्या 1, क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क हरियाणा राज्य में उड़ान योजना के अंतर्गत कितने विमानपत्तन खोले गए हैं? ख आज तक इन विमानपत्तनों को कितनी व्यवहार्यता अंतर्निधि प्रदान की गई है? ग हरियाणा राज्य के लिए इस योजना के अंतर्गत कितने नए विमानपत्तन प्रस्तावित हैं? घ निर्धारित या अनिर्धारित उड़ानों की योजना के साथ साथ अंबाला विमानपत्तन के संचालन की प्रस्तावित तिथि क्या है? और शुरुआत में अंबाला विमानपत्तन से जोड़े जाने वाले प्रस्तावित शहरों का ब्यौरा क्या है? और वर्ष 2023 सहित पिछले 3 वर्षों के दौरान हरियाणा राज्य से घरेलू हवाई यातायात का वर्षवार और विमानपत्तन वार ब्यौरा क्या है? ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, नागर विमानन मंत्री। श्री कार्तिकेय शर्मा। Honorable Chairman, sir, through you, I'd like to ask the Honorable question number 1, please. Honorable Minister. Honorable Member Shri Kartikeya Sharma, Supplementary 1. Thank you, Chairman, sir. So I'd like to ask the Honorable Minister if the Ministry is considering to take any steps to safeguard the rights and the interests of the passengers of airlines, just like the rights of airlines and airline crews are defined. As there have been many instances that have come to light where passengers are mistreated, and especially older people and people who are first-time flyers coming from rural areas. So, in the name of safety and procedure, if the government and the ministry is planning... Be pointed. Honorable Minister. अध्यक्ष महोदय, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है उड़ान योजना पर, और आपके द्वारा मैं सदन को ये भी सूचित करना चाहता हूं कि ये एक महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है कि आखिरी शहर तक हम नागर विमानन क्षेत्र को हम जोड़ पाए, और पूरे देश में बहुत विस्तार हुआ है। 517 रूट्स वर्तमान में प्रचलित हैं, और इस उड़ान योजना की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हम देख सकते हैं। एक नया उड़ान का सफर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कल के दिवस में भी हो पाया है, और इस सफर को हम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे भी ले जाएंगे। दूसरे राज्यों में इसका विश्वास भी हम सदन को देना चाहते हैं। जहां तक प्रश्न कार्तिकेय जी ने आज इस सदन में पूछा है, मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं नागर विमानन मंत्रालय से कि सेफ्टी और सिक्योरिटी हमारे मंत्रालय की प्राथमिकता है। सिक्योरिटी के लिए हमारी संस्था बीकैस, ब्यूरो सिविल एविएशन सिक्योरिटी, अपनी तगड़ी निगरानी सारे एयरपोर्ट्स पे रखती है, और सेफ्टी के लिए डीजीसीए जो हमारी संस्था है, हर एक एयरलाइन और हर एक एयरपोर्ट के लिए कार जो सिविल एविएशन रूल होते हैं उसे इशू करती है, ताकि हमारे यात्रियों की सुरक्षा, उनकी सेफ्टी और उनकी सुगमता का पूर्ण ध्यान रखा जाए। जो मुद्दा उन्हें उठाया है, कोई भी मिसट्रीटमेंट किसी भी पैसेंजर के साथ होगा जिसकी सूचना मंत्रालय को मिलती है, फौरन उस एयरलाइन या उस एयरपोर्ट दोनों को सूचित किया जाता है, जवाब लिया जाता है, और जहां कोई भी एयरलाइन या एयरपोर्ट दोषी पाया जाए, पेनल्टी मंत्रालय के द्वारा पूर्ण रूप से फिक्स की जाती है। सेकंड सप्लीमेंट्री श्री कार्तिकेय शर्मा। Thank you, Chairman, sir. Through you, I would like to ask the Honorable Minister whether the Ministry has considered opening of or increasing the number of pilot training institutes in the country given the increase in demand in the aviation sector. Honorable Minister. सर, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कार्तिकेय जी ने उठाया है। हमारा नागर विमानन क्षेत्र की विस्तारता आने वाले दिनों में बहुत बढ़ने वाली है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस देश में 65 वर्षों में केवल 74 एयरपोर्ट थे,
आज 149 एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट और वाटरड्रोम प्रचलित हो पा रहे हैं। हमने इस संख्या को दुगना से ज़्यादा कर दिया है 9.5 वर्षों में, और हमारी प्राथमिकता है कि इसे हम आगे जाके बढ़ाएं। हमारे एयरलाइंस की भी पूर्ण क्षमता आगे बढ़ने वाली है। एयर इंडिया ने 470 प्लेन की ऑर्डर डाली है, इंडिगो ने 500 प्लेन्स की ऑर्डर डाली है, और आने वाले दिनों में इस क्षेत्र को एक बैकबोन आवागमन के क्षेत्र में पूरे देश का हम बनाने वाले हैं। ये विश्वास मैं सदन में आपके द्वारा मैं देना चाहता हूं। डॉक्टर फौजिया खान। Sir, the Udan scheme has been designed to make air travel more accessible to common man. But there are problems in bidding process, and that is why we are not able to operate the way we should be in remote areas, sir. Nanded Airport is an airport which was constructed because the Sikh communities have a sacred place there. But Nanded Airport is not functional. I had written to the minister, and he very kindly replied to me saying that Nanded Airport would be available for bidding in the list of underserved airports. And if any airline submits a valid bid for the routes connecting Nanded, the same shall be considered as per the provisions of the scheme document. Sir, I want to know what happened about the Nanded Airport flights, because that's the flight we take Honorable to come Minister. to Delhi. अध्यक्ष महोदय, सांसद महोदय ने मेरे साथ पत्रचार इस विषय पर किया है, और हमारे सलाहकार समिति में भी ये विषय उठी है। प्रश्न यहाँ है कि एयरलाइंस ने भी नांदेड़ में प्रचलन शुरू कर दिया था। कुछ एयरलाइंस जो इकोनॉमिक रिटर्न नहीं हो पा रही थी, तो वहाँ थोड़े फ्लाइट्स कम हो गए थे, पर नांदेड़ को कनेक्टिविटी देना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। वो इसलिए केवल नहीं क्योंकि नांदेड़ एक प्रमुख स्थान है महाराष्ट्र के अंदर, पर हमारे सिख समाज के लिए भी धार्मिक दृष्टिकोण से एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान नांदेड़ है। कठिनाई इस विषय में एयरलाइंस की तरफ से नहीं है अध्यक्ष महोदय, कठिनाई इस क्षेत्र में नांदेड़ एयरपोर्ट के साथ है। महाराष्ट्र सरकार ने इस एयरपोर्ट को एक प्राइवेट सेक्टर एंटिटी को दी है, क्योंकि ये एयरपोर्ट केंद्र सरकार की नहीं है, ये प्रदेश सरकार की है, और ये एयरपोर्ट प्राइवेट सेक्टर एंटिटी को दी है, जिस एंटिटी ने आज तक एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के फीस को भी रीएम्बर्स नहीं किया। जो ATCOs हमने वहाँ लगाई थी उनको भी हमें विड्रॉ करनी पड़ी, और जो उड़ान के 5.0 राउंड बिडिंग थी, नांदेड़ टू पुणे, हिंडन, बैंगलोर, नागपुर, हैदराबाद, गोवा और पटना और आदमपुर के रूट्स भी हमने अवार्ड किए। मैं प्रदेश सरकार के साथ पत्रचार और उनके साथ चर्चा भी कर रहा हूं, और हमारी यही सोच है कि वो एयरपोर्ट वापस अगर प्रदेश सरकार ले पाए, उसे प्रचलित कर पाए, तो फिर उस एयरपोर्ट्स पे हम लोग वो रूट्स की शुरुआत हम लोग कर पाएंगे। मैं निवेदन करूंगा आपके द्वारा हमारे सांसद महोदय को भी कि इस एफर्ट पे हमें भी मदद करें, और अगर ये एयरपोर्ट वापस लिया जाए और महाराष्ट्र सरकार अपने अधीन कर पाए और उसे ऑपरेट कर पाए, तो फिर ये रूट्स हम वहाँ प्रचलित कर पाएंगे। सप्लीमेंट्री नंबर 4, श्री वी विजय साई रेड्डी। So close and so far. Sir, according to the CAG report, under Udan scheme, only 54 routes or 7% of the awarded routes managed to sustain the operations beyond 3 years concession period. Sir, can the government explain what steps are being taken to resolve the problem in respect of the other routes unable to finish their concession period? Honorable Minister. Sir, Vijay Sai Reddy ji, as always, has raised a very erudite question, and I shall endeavor to try and satisfy him. In every situation, sir, you can always look at a glass half full or a glass half empty. Vijay Sai Reddy ji,
proposes to look at it from a half empty viewpoint. We in government look at it from a half full viewpoint. These were routes and airports that had been wiped off the civil aviation map. It is only due to the efforts of Prime Minister Narendra Modi ji that today under Udan Yojana, 76 airports that were never on the civil aviation map of India in its history have today reappeared on those maps. It is only due to the efforts of Prime Minister Narendra Modi and the government that today 1.30 lakh passengers have travelled through Udan Yojana who could never ever dream of travelling on a plane before. It is only because of his vision that today 2.75 lakh flights have operated in India due to the viability gap funding that has been proposed and given by the central government for this scheme in particular. And it is only because of his vision that the northeast that was looked at as always Purvottar, the furthest point of India, from the periphery has been brought into the mainstream. And 9 new airports have been constructed in the northeast of India, of which 6 have been possible only because of the Udan scheme. As far as his question is concerned, I'd like to correct his data. This scheme has been proposed as a VGF scheme for 3 years, where viability gap funding is given for 3 years for an airline. We hope that post that, the route sustains itself. If it doesn't, then we have to look for new routes to add on to these schemes. That's why we have a target of 1,000 routes over the period of the scheme. Today, 517 routes have been operational. His data is slightly dated because he relies on the CAG report. The current data, I'd like to correct him, is 78 routes are still continuing after 3 years. 40% of the routes are operational, 15% of those are continuing after 3 years, and it is our endeavor that as India grows, as people grow accustomed to air travel, this will only increase in the days to come. Our projection is that from 144 million travelers in 1920, by the year 2030, India will have 42 crore travelers by civil aviation in the days to come. Sri Rajiv Shukla, fifth supplementary. मंत्री जी ने उड़ान योजना के तहत तमाम कनेक्टिविटी तो बनवाई है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि कैंसिलेशन लास्ट मिनट पे जो होता है फ्लाइट्स का, उससे लोग बहुत परेशान हैं। एक, उनको लोड नहीं मिलता, इस वजह से जो एयरलाइंस है तुरंत लास्ट मिनट पे कैंसिलेशन कर देती है। दूसरे, अभी फॉग आ गया है और इसमें जो है कैंसिलेशन से बचने के लिए क्या क्या उपाय उठा रही है सरकार, अगर बताने की कृपा करें तो बहुत अच्छा रहेगा। जवाब विस्तार में देते हैं, उसके लिए धन्यवाद पहले से ही। ऑनरेबल मिनिस्टर जी ने उड़ान योजना के साथ नहीं, लेकिन समूचे नागर विमानन क्षेत्र के साथ प्रश्न उठाया है। जहां तक कैंसलेशंस का सवाल है, हम लोगों के पास एक निर्धारित प्रक्रिया है जिसके आधार पर अगर कैंसलेशन होती है 1-2 घंटे फ्लाइट के पहले, तो एयरलाइन को पैसेंजर्स के लिए इमीडिएट कनेक्टिंग फ्लाइट का प्रावधान करना पड़ता है। अगर 5-6 घंटे के लिए फ्लाइट नहीं मिल पाती तो एयरलाइन की जिम्मेदारी होती है पैसेंजर्स को होटल का कमरा देना, उनका रिफंड देना, उनको अगले फ्लाइट पर लगाना। तो ये नियम कार के आधार पर, सिविल एविएशन रूल्स के आधार पर निर्धारित है मंत्रालय के द्वारा। अगर कहीं भी उल्लंघन होता है तो मंत्रालय पूर्ण सतर्कता के साथ उस एयरलाइन के विरुद्ध प्रक्रिया और कार्रवाई इमीडिएटली करती है। जहां तक फॉग का विषय है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है राजीव जी का, जो इस प्रश्न के साथ कोई ताल्लुकात नहीं रखता, लेकिन फिर भी उनके प्रश्न का उत्तर देने की मैं कोशिश करूंगा। फॉग एक ऐसा माहौल है जिस पर कोई डायरेक्ट कोरिलेशन हम नहीं रख पाते किस दिन फॉग आएगा नहीं आएगा। इसलिए 2021 में जब मैंने मंत्रालय का प्रभार प्रधानमंत्री जी के द्वारा मुझे दिया गया था, जुलाई के माह में नवंबर के लिए फॉग रूटीन के लिए हमने एक नई प्रचलन शुरू की। उसके 3-4 भाग थे। पहले तो हमारे कैट 1, कैट 2 और कैट 3 ट्रेन पायलट्स की संख्या एयरलाइंस को में बढ़ोतरी होने के लिए हमने उनको सीधा प्रावधान बनाने को कहा। उसी के साथ जो कैट 2 और कैट 3 ट्रेन्ड एयरक्राफ्ट न हो, उदाहरण के तौर पर ATR और Q400 बॉम्बार्डियर के,
उनको हमने नॉन फॉग आवर्स में चलाने का प्रावधान हमारे विंटर शेड्यूल में हमने पहले से बना के रखा है। विंटर शेड्यूल करीब करीब अक्टूबर के अंत के माह में बनता है, वो प्रावधान हमने बना के रखा है। पूरा विंटर शेड्यूल में हर एक एयरलाइन का शेड्यूल भी उसी फॉग के आधार पर नियंत्रित किया जाता है। कैट 3 एयरपोर्ट्स, IFR एयरपोर्ट्स मतलब इंस्ट्रूमेंटल फ्लाइट रेटेड एयरपोर्ट्स को कैट 1 पर हम लोग ले जा रहे हैं। कैट 1 के एयरपोर्ट्स को कैट 2 तक ले जा रहे हैं। कैट 2 के एयरपोर्ट्स को कैट 3 तक ले जा रहे हैं। फॉग से प्रभावित हमारे देश में करीब 18 से 19 एयरपोर्ट्स ही हैं। उसमें उत्तर भारत के भी एयरपोर्ट्स हैं, जैसे लखनऊ है जहाँ से राजीव जी आते हैं, हमारे दिल्ली का एयरपोर्ट भी है, और इन एयरपोर्ट्स में भी प्रावधान कैट 3 का हमने कर दिया है। और इसी के तहत पिछले 20-21 वर्ष के विंटर शेड्यूल में और 21-22 के विंटर शेड्यूल में फॉग के जरिए कैंसिलेशंस 0.05% ही केवल हो पाए हैं और डिलेज 0.01% ही हो पाए हैं, क्योंकि वो शेड्यूल ही हमने वैसे बनाने की कोशिश की है। कैट 3 ट्रेन पायलट्स की संख्या भी बहुत देश में बढ़ गई है और कैट 2 और कैट 3 की भी, ताकि हर प्लेन का ऑपरेशन बोइंग 737, A319, A320, कैट 2-3 ट्रेन पायलट्स के आधार पे ही हो। थैंक यू सर। क्वेश्चन नंबर 2, श्रीमती मौसम नूर। प्रश्न संख्या 2, क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क वर्ष 2023 में उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार पश्चिमी बंगाल में आर्सेनिक संदूषण से प्रभावित बस्तियों की कुल संख्या कितनी है? ख पश्चिमी बंगाल में आर्सेनिक प्रभावित बस्तियों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत अंतरिम उपाय के रूप में स्थापित सामुदायिक जल शोधन संयंत्रों की कुल संख्या कितनी है? और बस्तियों और जनसंख्या की दृष्टि से पश्चिमी बंगाल में आर्सेनिक प्रभावित बस्तियों में स्थापित सामुदायिक जल शोधन संयंत्रों का ब्यौरा क्या है? ऑनरेबल मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत, जल शक्ति मंत्री। सप्लीमेंट्री 1, श्रीमती मौसम नूर। Sir, thank you, Chairman, sir. Sir, the source of arsenic in groundwater has been traced to the drainage pattern of Ganga-Brahmaputra Delta. And since water quality in interstate rivers are under Central Pollution Control Board, my question is, what concrete steps have been taken to solve this problem? Honorable Minister. धन्यवाद चेयरमैन साहब। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय सदस्य का कि उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर प्रश्न करने का मुझे सदन के सामने अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया। आज़ादी के बाद से लेकर के 2019 तक जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया, देश में पीने के पानी की क्वालिटी को जांचने के लेकर, मापने को लेकर के कोई व्यवस्थित व्यवस्था नहीं थी। लेकिन जल शक्ति अब जल जीवन मिशन प्रारंभ होने के बाद में देश भर में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से एक तरफ जहां देश के सभी घरों तक पीने का स्वच्छ पानी पहुंचे, इस दिशा में काम प्रारंभ हुआ है। और जो काम प्रारंभ हुआ 2019 से लेकर के अब तक जो 16% घरों तक पीने का स्वच्छ पानी जाता था, आज मैं गर्व के साथ में कह सकता हूं कि आज देश के 71% घरों तक पीने का स्वच्छ पानी पहुंचने लगा है। और पीने का स्वच्छ पानी पहुंचने लगा है, इसके कारण से माताओं बहनों ने जो आशीर्वाद दिया है, उसका परिणाम कल देखा आपने कि प्रचंड बहुमत के साथ में 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। लेकिन ये जो पीने के पानी की गुणवत्ता और आर्सेनिक के को लेकर के माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है, देश भर में 2016 में 14,143 ऐसे हैबिटेशन थे। माननीय सदस्य सही है कि इंडो गैंगेटिक जोन में आर्सेनिक की समस्या है। 14,183 क्षेत्रों में हैबिटेशंस में इस तरह की चुनौती थी, जो 2017 तक बढ़ करके 18,258 हैबिटेशंस हो गए थे, क्योंकि ये डायनेमिक प्रॉपर्टी है, पानी की लेवल्स को लेकर के, विड्रॉल को लेकर के इस तरह के परिवर्तन आते हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के जल जीवन मिशन प्रारंभ करने के बाद में जिस तरह का परिणाम आया है, उसके चलते हुए आज इनकी संख्या निरंतर घटी है।
मैं गर्व के साथ में एक बात कह सकता हूं कि 2017 से जो हमने नेशनल वाटर क्वालिटी मिशन में जो प्रायोरिटी ऐसे अफेक्टेड हैबिटेशंस को देना प्रारंभ किया था, वहां से लेकर के जल जीवन मिशन तक आज देश में एक भी ऐसा हैबिटेशन नहीं है जहां पर व्यक्ति को सेफ पीने का पानी, आर्सेनिक मुक्त पीने का पानी उपलब्ध न हो। देश के जो है इन 18,258 हैबिटेशंस में से केवल 378 हैबिटेशन ऐसे बचे हैं, जिनमें से 319 पंजाब में है और 59 वेस्ट बंगाल में, जहां जो है कम्युनिटी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से पीने का स्वच्छ पानी मिले, ऐसी व्यवस्था की गई। लेकिन माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, मैं उसी के परिप्रेक्ष्य में कहना चाहता हूं कि जो व्यवस्था देश में नहीं थी माननीय सभापति महोदय, कि देश में पीने का पानी जो हमारे जीवन से, हमारे जीवन के, हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ सबसे महत्वपूर्ण विषय, उसको जांचने का कोई किसी तरह का जो है देश में व्यवस्था ही नहीं थी। आज देश में हम खुशी के साथ में कह सकते हैं कि 2111 लेबोरेटरीज देश भर में काम कर रही, जिसमें से 1300 से ज्यादा लेबोरेटरीज NABL एक्रेडिटेड है। और माननीय चेयरमैन साहब, देश भर में 19-20 तक जहां केवल 50 लाख टेस्ट कुल मिलाकर के होते थे पीने का पानी की गुणवत्ता को जांचने का, ये जो व्यवस्था हमने की और देश भर में 23 लाख महिलाओं को ट्रेन करके जो फील्ड टेस्टिंग किट दिए, लेबोरेटरीज के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के साथ साथ में पिछले वर्ष में देश में 1,73,00,000 से ज्यादा पीने के पानी के टेस्ट हुए हैं और उसके गुणवत्ता को तुरंत जो है, अगर उसमें कोई एडवर्सिटी मिलती है, केवल आर्सेनिक नहीं, इसके अतिरिक्त भी अगर कोई एडवर्सिटी है तो इसको इमीडिएटली एड्रेस करने की व्यवस्था हमने की है। साथ ही साथ में हम अपनी वेबसाइट पे एक सिटीजन्स कॉर्नर भी इस तरह से खड़ा कर रहे हैं, उसकी व्यवस्था हम करने वाले हैं ताकि देश में तुरंत इस तरह की गुणवत्ता के विषय पर समाधान हो सके। लेकिन माननीय सदस्य जिस प्रांत से आती हैं, मैं बहुत दुख के साथ में कहना चाहता हूं, माननीय सदस्य से कहूंगा कि अपने प्रांत में उस विषय पर बात करें। आज देश में, पूरे देश में केवल एकमात्र प्रदेश वेस्ट बंगाल बचा है जो आज भी 40% से नीचे जल जीवन मिशन पर है। उस पर गति बढ़ाने की नितांत रूप से आवश्यकता है, ये मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। सेकंड सप्लीमेंट्री, श्रीमती मौसम नूर। Sir, I would request the Honorable Minister to give a specific answer on what is the total financial investment made by the Ministry in establishing community water purification as part of the arsenic mitigation efforts. Thank you. Honorable Minister. माननीय चेयरमैन साहब, हमने क्वालिटी को प्रायोरिटी देते हुए जहां क्वालिटी अफेक्टेड हैबिटेशंस हैं, जो जल जीवन मिशन का जो फंड एलोकेशन का जो हमने बेंचमार्क बनाया है, उसमें क्वालिटी अफेक्टेड एरियाज को 15% का प्रायोरिटी दिया है, क्योंकि देश भर में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरह के क्वालिटी को लेकर के चैलेंजेस और इश्यूज हैं। राज्य सरकारें प्राथमिक रूप से ऊपर उपबंध करती हैं और कम्युनिटी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी अलग अलग तरह के जो है प्रदूषण को लेकर के उसके मिटिगेशन के लिए अलग अलग तरह के उपबंध उसके लिए किए जाने की आवश्यकता होती है। Honorable Minister, it's a very pointed question. I know, I'm replying So direct pointedly. response. She wished to understand about, she wished to know about the community water treatment water plant to mitigate the arsenic. मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसकी सूचना राज्य सरकार से मंगवा करके हम जो है माननीय सभा सदस्य को शीघ्र भेज देंगे। The Honorable Minister would get in touch with the Honorable Member to get all the details he wants. Supplementary, Dr. Fozia Khan. I'm so surprised. Sir, according to the risk of antimicrobial resistance, this is a significant global concern today. This issue extends beyond medical overuse, encompassing factors like water contamination from the pharmaceutical industry. Water waste treatment plants are pivotal in addressing AMR, which is a big concern. They serve as reservoirs and sources of antibiotic-resistant bacteria and antibiotic-resistant genes. So recognizing various sources as potential routes for AMR spread, including recreational water, specifically in the rural areas, sir, in light of these challenges, what proposals or initiatives has the ministry put forth or intends to propose to prevent water seepage into this declining groundwater? Additionally, are there steps taken to monitor the levels of AMR in groundwater? Honorable Minister. चेयरमैन साहब,
माननीय सदस्य ने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया और मैंने अपने पहले प्रश्न के जवाब में भी कहा है कि भारत में इस तरह का कोई प्रोटोकॉल और व्यवस्था ही पहले नहीं थी कि पीने के पानी की जांच की जा सके। और व्यवस्था न होने के चलते हुए सामान्यतया शहरी परिवेश में लोग अपने घर में इस तरह के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स और आरओ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए बाध्य थे। लेकिन क्योंकि इस तरह की व्यवस्था अब खड़ी की और पहली बार देश में सारे बेसिक पैरामीटर्स पर और सारे जो है सेकेंडरी पैरामीटर्स पर टेस्टिंग की व्यवस्था खड़ी हुई है, देश की सरकार इस पर अपनी दृष्टिकोण से निरंतर निगरानी बनाए रखती है। लेकिन क्योंकि पीने का पानी और इसके इतर पानी जो है वो राज्य सरकारों का विषय है, तो प्राथमिक रूप से इस विषय पर काम करने की, इस विषय पर निगरानी रखने की जो है वो जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। लेकिन भारत सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस विषय पर राज्य सरकारों के सहयोग के लिए तत्परता के साथ में खड़ी है। Well, I can appreciate monitoring of the Honorable Minister. His team came to me. I put them to a very strict test about my own village, my own house, and inquired, is there a null there? They could give details of my entire village. Question number 3, Shri Irana Kadadi. प्रश्न संख्या 3, क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क विशेष रूप से कर्नाटक में उन शहरों की संख्या कितनी है जहां भूजल तेजी से कम हो रहा है? ख केंद्रीय भूजल प्राधिकरण की सलाह के अनुरूप भूजल रिचार्ज के लिए निर्मित कृत्रिम संरचनाओं की संख्या कितनी है और उन पर किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है? ग सरकार द्वारा देश में क्रिटिकल असेसमेंट यूनिट्स की संख्या को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? और विशेष रूप से कर्नाटक राज्य में वर्षा जल संचयन प्रणाली अपनाने के लिए ग्रामीण परिवारों को राज्य सहायता प्रदान करने की सरकारी नीति का ब्यौरा क्या है? Honorable Minister. गजेंद्र सिंह शेखावत, जल शक्ति मंत्री। First supplementary. धन्यवाद सभापति महोदय। मेरा मंत्री जी से प्रश्न है कि क्या सरकार भूजल स्तर और पानी के प्रदूषण के आकलन के लिए तकनीक का प्रयोग करके पूरे देश में तालुका स्तर पर भूजल सेंसर्स का एक नेटवर्क बनाने का क्या प्रावधान करेगी? Honorable Minister. माननीय चेयरमैन साहब, नितांत ही गिरता हुआ भूजल का स्तर हमारे देश के लिए अत्यंत बड़े चिंता का विषय था, क्योंकि भूगर्भ के जल पर निर्भरता दुनिया में सबसे ज्यादा भारत की, और हमारी कुल मिलाकर के विड्रॉल जो है वो दुनिया में हम सर्वाधिक करते हैं। 25% दुनिया के विड्रॉल का अकेला हम भारत में करते हैं। हमारे पीछे खड़े हुए पंक्ति में अमेरिका और चाइना दोनों को अगर साथ जोड़ दें तो उनका भी 1.5 गुना पानी हम विड्रॉल करते थे, और उसके चलते हुए निरंतर भूगर्भ का जल हमारा जो है वो कम हो रहा था। लेकिन पिछले 10 वर्षों में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़ करके हर एक प्लेटफॉर्म पर इस पर से बात करना प्रारंभ किया, पंचायतों के सरपंचों को चिट्ठी लिखने से लेकर के जिस तरह से डिफरेंट इनिशिएटिव्स उनके लीडरशिप में लिए गए, और उसके कारण से एक जल चेतना का व्याप जो हुआ है, उसके चलते हुए भारत सरकार के जल शक्ति अभियान, भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लिए गए अमृत सरोवर अभियान, और इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों ने जिस तरह से अपने अपने यहाँ, चाहे माननीय मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी जी ने अपने यहाँ पे गुजरात में जो इनिशिएटिव्स लिए थे, चाहे महाराष्ट्र की सरकार ने जो जल युक्त शिविर प्रारंभ किए, राजस्थान में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना प्रारंभ हुई, नीरू चेट्टू आंध्र प्रदेश में हुई, इस तरह की सारी योजनाओं के चलते हुए अब भूगर्भ का जल का स्तर जो है वो बढ़ने लगा है। मैं माननीय सभी सदस्यों के माध्यम से देश को बहुत प्रसन्नता के साथ में ये विषय सूचित करना चाहता हूँ। ये 2019 से पहले जब जल शक्ति मंत्रालय माननीय प्रधानमंत्री जी ने इंटीग्रेटेड मिनिस्ट्री के रूप में बनाया, उससे पहले देश में कभी 3 साल में, कभी 2 साल में, कभी 5 साल में भूगर्भ के जल को मापने के लिए जो देश भर में नेटवर्क बना हुआ है, उस नेटवर्क के माध्यम से एक रिपोर्ट पब्लिश होती थी, और 3-3, 4-4 साल बाद में जो रिपोर्ट पब्लिश होती थी वो इनसिग्निफिकेंट हो जाती थी, क्योंकि 3-4 साल में जो है उसके ऊपर कोई उसमें बहुत सारा और एडवर्स इम्पैक्ट हो जाता था। लेकिन पिछले वर्षों में पहले हमने 2 साल पर किया, और पिछले साल से अब हम प्रतिवर्ष जो है ये रिपोर्ट प्रकाशित करने की क्षमता हमने डेवलप की है। और मैं इसके साथ ही अत्यंत प्रसन्नता के साथ में कहना चाहता हूं कि 2023 में 2020 के बाद में जो डाउनवर्ड्स हमारा हमेशा घटता हुआ भूगर्भ जल का आंकड़ा आता था,
जो 6000 से ज़्यादा ब्लॉक्स में हम मॉनिटर करते थे, हर साल हमारे क्रिटिकल जो है ब्लॉक्स, सेमी क्रिटिकल और जो है ब्लॉक्स और ओवर एक्सप्लॉइटेड ब्लॉक्स की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही थी। पिछले 4-5 साल के परिणाम हुए कि अब जो है पिछले साल में 2023 की तुलना में, अगर 22 की तुलना में अगर मैं बात करूं तो 2023 की रिपोर्ट जो हमने 3 दिन पहले पब्लिश की है, आज उसके चलते हुए सेफ जोन जो है सेमी क्रिटिकल से सेफ जोन ऐसे 127 जोन है। ओवर एक्सप्लॉइट से क्रिटिकल की तरफ आकर के पॉजिटिव ट्रेंड हुआ, ऐसा ओवर जो है 27 ब्लॉक्स हैं, सेमी क्रिटिकल से सेफ हुए 127 ब्लॉक हैं। ओवर एक्सप्लॉइटेड से सेफ हो गए ऐसा 1 ब्लॉक है, और ओवर एक्सप्लॉइटेड से सेमी क्रिटिकल हुए ऐसे 4 ब्लॉक्स हैं। इस तरह से 224 ब्लॉक्स में पॉजिटिव ट्रेंड जो है वो देश में आया है, जबकि गिरने का स्तर जो है वो 130 ही ब्लॉक्स में हुआ है। तो निश्चित रूप से ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण जो है प्रगति इस दिशा में हुई है, और इस दिशा में राज्य सरकारों ने, इस दिशा में भारत सरकार ने जिस तरह से नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के एक्टिविटीज को प्राथमिकता देकर के एमजी नरेगा के फंड को डिप्लॉय किया, जल शक्ति अभियान के माध्यम से उसके बीच में एक कोहेरेंस डेवलप किया, और उसके साथ साथ में अटल भूजल योजना के माध्यम से हमने जिस तरह से पहली बार देश में, जहां हमेशा ही हम सप्लाई साइड इंटरवेंशंस पे काम कर रहे थे, पहली बार हमने देश में जो है वो डिमांड साइड इंटरवेंशंस पे माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम किया। उसका परिणाम ये होने लगा है कि अब पानी की जो है एक्सट्रैक्शन जो था, वो एक्सट्रैक्शन भी जो पहले 63% हम ग्राउंड वाटर जो एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, वो घट करके अब 59.26% पर पहुंचा है। और मैं आप सब माननीय सदस्यों से भी आग्रह करता हूं कि आप सब अपने अपने क्षेत्र में जल क्या ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के साथ साथ में ग्राउंड वाटर के दोहन को डिमोटिवेट करने के लिए भी आप सब लोग प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से हम सब के समन्वित प्रयास आने वाली पीढ़ी को जो है एक जल सुरक्षित ऐसा जीवन प्रदान कर पाएगी। सेकंड सप्लीमेंट्री श्री ईराना कडाडी। सर, गिरते भूजल स्तर के बढ़ाने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक उपयोगी माध्यम है। हमारी सरकार द्वारा सौर ऊर्जा को बढ़ाने देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा सोलर पैनल लगाने हेतु परिवारों को केंद्रीय वित्तीय सहायता या सब्सिडी दी जाती है। मेरा मंत्री जी से प्रश्न है कि क्या सरकार रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रोत्साहन देने हेतु परिवारों या हाउसिंग सोसाइटी को किसी प्रकार की सब्सिडी या केंद्रीय वित्तीय सहायता देने के लिए कोई योजना शुरू करने के बारे में विचार कर रही है? ऑनरेबल मिनिस्टर। सर, माननीय सदस्य ने जो विषय सामने रखा है, मैंने अपने उत्तर में कहा था कि भारत सरकार के ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जल को प्राथमिकता देते हुए नरेगा कर होने वाले एक्सपेंडिचर का 65% हिस्सा केवल नेचुरल रिसोर्सेज के मैनेजमेंट के लिए उपयोग और प्राथमिकता से पानी पर उपयोग किया जाए, इसका प्रबंध किया है। क्योंकि उस पैसे का खर्च करने के लिए योजना बनाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है, इसलिए प्राथमिकता को राज्य सरकार पे उस पर काम करना चाहिए। मैं मेरे प्रदेश का उदाहरण देके कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं और आप दोनों एक ही प्रदेश से आते हैं, कि हमारे प्रदेश में जो है व्यक्ति अपने घर में जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने के लिए स्ट्रक्चर बनाए। और मैं तो जिस क्षेत्र से आता हूँ, हमारी अनेक पीढ़ियों ने पीने का पानी जो है हमेशा ही रेन वाटर को कलेक्ट करके ही उपयोग किया है। तो उसके लिए स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए नरेगा के माध्यम से हम सहयोग प्रदान करते हैं, सब्सिडी सरकार प्रदान करती है। अन्य राज्य भी इस तरह का इनिशिएटिव लें तो निश्चित रूप से उसका लाभ जो है वो लोगों को मिल सकता है। लेकिन बड़े स्तर, व्यापक स्तर पर मैं बात करूं, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से आजादी के अमृत काल में जब देश सम्मान के साथ में आजादी का 75वां वर्ष मना रहा था, तब देश के हर एक जिले में 75 अमृत सरोवर ऐसे बने, नए तालाब बनाए जाए या बरसात के पानी को एकत्रित करने के लिए पुराने तालाबों को हम जो है उनका सुदृढ़ीकरण कर सकें। इस दृष्टिकोण से जो इनिशिएटिव लिया था, माननीय प्रधानमंत्री जी की कल्पना थी कि 75 ऐसे जो है जिलों में तालाब बने। और लेकिन जिस तरह का उत्साह धरातल पर दिखा, हम ये मानते थे कि लगभग 50,000 तालाब ऐसे बनेंगे, नए बनेंगे या सुदृढ़ीकरण होगा। आज देश भर में 1 लाख से ज्यादा ऐसे तालाबों पर काम हुआ है। और इस अवसर का लाभ उठाते हुए माननीय चेयरमैन साहब, मैं एक निवेदन और करना चाहता हूँ कि एक बहुत अच्छा मॉडल स्टेट ऑफ कर्नाटका ने, जिस प्रदेश से आते हैं, पिछली सरकार ने लिया था कि बेंगलोर शहर के सारे गंदे पानी को सेकेंडरी लेवल पर ट्रीट करके उन्होंने चिकबल्लापुर, कोलार और बेंगलोर रूरल, इन तीनों जिलों के ऐसे
लगभग 229 टैंक्स को पानी से, उस ट्रीटेड पानी से भरना प्रारंभ किया है और उसके कारण से लगभग जो है 9 टीएमसी पानी उन टैंक्स में जाता है और उसके कारण से पूरे बैंगलोर के आसपास के क्षेत्र के ग्राउंड वाटर रिचार्ज हुआ है। जहां पानी की उपलब्धता 1400 फुट तक चली गई थी नीचे, वो घट करके आज 100-150 फुट पर आई है। निश्चित रूप से एक ऐसा इनिशिएटिव है जिस पर हम सब लोग जो है इनिशिएटिव लेकर के अपने राज्यों में भी अगर इसको कराते हैं तो ये एक तरफ पीने के पानी के सोर्सेज को स्टेबलाइज करेगा, खेती के लिए पानी को स्टेबलाइज करेगा और साथ साथ में जो है ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए एक बहुत व्यापक उसके कारण से प्रभाव हो सकता है। थर्ड सप्लीमेंट्री, अयोध्या रामी रेड्डी। The Minister provide an assessment of the impact of artificial structures for groundwater recharge in Andhra Pradesh and share plans for scaling or modifying these efforts based on observed outcomes. Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, जैसा मैंने एक निवेदन किया कि क्योंकि ये प्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकार का विषय है, इसलिए राज्य सरकार को ही इसमें इनिशिएटिव लेकर के अपने प्लान्स बना करके और अपने योजनाओं को धरातल पर उतारना है। भारत सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उसके लिए जो है वो सहयोग करने के लिए, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उस पर निवेश करने के लिए जैसी योजना का प्रारूप है उस पर हमेशा ही उसके लिए जो है वो आगे बढ़ करके काम करने के लिए आतुर है। फोर्थ सप्लीमेंट्री, डॉक्टर फौजिया खान। Sir, the government aims to double ethanol blending in petrol by 2025. However, challenges are recently being faced in the ethanol supply chain, including disruptions in the rice supply. This is impacting ethanol manufacture, and projections are a 3.3% fall in sugar production. Honorable member, Sorry, sir. you had given me supplementary for question number 3. Okay, sir, I'm sorry. No, it does happen sometimes. I was not paying attention. Sir, India is the largest global user of groundwater, extracting 4.92 billion cubic meters annually, with 63% of Indian districts experiencing declining groundwater levels. This decline is directly correlated with higher poverty rates, estimated to be 9% to 10% higher in areas where groundwater tables fall below 8 meters. In light of this given situation, what specific measures has the ministry undertaken to identify regions at risk of low groundwater levels? And additionally, what initiatives has the ministry taken to raise awareness among farmers about the challenges associated with excessive groundwater use, considering the invisible nature of groundwater and the potential for unscientific extraction and over-exploitation? Honorable Minister. हालांकि मैंने अपने पहले प्रश्न के मूल प्रश्न के उत्तर में बहुत विस्तार के साथ में इस विषय पर उत्तर दिया था कि प्राथमिक रूप से ये राज्य सरकारों का दायित्व है, लेकिन उसके साथ साथ में मैंने भारत सरकार ने जो इनिशिएटिव्स ग्राउंड वाटर के रिचार्ज को लेकर के, ग्राउंड वाटर की बदलती हुई परिस्थितियों को लेकर के, मुझे लगता है माननीय सदस्य का उस समय उनके संज्ञान में नहीं था, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि ध्यान नहीं दिया इज एक्सपंस्ड। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से 10 साल में जिस तरह से प्रारंभ से लेकर अब तक इस विषय को लेकर के जन चेतना का जागरण किया है, आज उसके चलते हुए निश्चित रूप से जो है उसका प्रभाव ग्राउंड वाटर पे रिचार्ज जिस तरह से बढ़ा है उस पर हुआ है। जैसा मैंने निवेदन किया था कि अटल भूजल योजना के माध्यम से हमने पहली बार देश में सप्लाई साइड से इतर हट करके जो है वो डिमांड साइड मैनेजमेंट पर काम करना प्रारंभ किया है। उसका प्रभाव भी अब ऐसे 7 प्रांत जहां चुनौती ज्यादा बड़ी थी वहां दिखाई देने लगा है। मैं एक उदाहरण माननीय चेयरमैन साहब आपके माध्यम से देना चाहता हूं कि अगर जो है स्थानीय सरकार किसी शहर की तय करती है और वो अगर ग्राउंड वाटर रिलेटेड एक्टिविटीज, रिचार्ज एक्टिविटीज पर काम करे, मेरे प्रदेश में डूंगरपुर एक शहर है जहां बहुत बड़ा तालाब आपके संज्ञान में जो है शहर के बीच में लेक होती थी जो सूख करके फुटबॉल का मैदान बन गई थी, क्योंकि पानी आज विज्ञान मानता है और 5000 साल पहले की भी हमारे जो है जो लेखों में, हमारी पुस्तकों में, हमारे पुराणों में लिखा गया है कि जमीन का पानी,
सतह का पानी, जमीन के भीतर का पानी और नदियों का पानी सब आपस में कोरिलेटेड है। तो वहां पानी, क्योंकि जमीन का पानी विड्रॉल ज्यादा हो रहा था, इसलिए वहां की लेक सूख गई थी। वहां के स्थानीय नगर पालिका ने यह तय किया और तय करके हर एक घर की छत के ऊपर होने वाले रेन वाटर को डायरेक्टली ड्राइड अप हैंडपंप्स के साथ में जोड़ा, एक छोटा सा फिल्टर लगा करके। और जब उस पर काम करना प्रारंभ किया तो वहां का ग्राउंड वाटर रिचार्ज हुआ, और ग्राउंड वाटर रिचार्ज हुआ, उसका परिणाम यह हुआ कि आज उस लेक में जो है बढ़िया नौकायन किया जा सकता है। इस तरह के इनिशिएटिव्स अगर सब राज्यों में, सभी शहरों में लिए जाएं तो उसके सकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ इसमें मैं एक कॉशन भी रखना चाहता हूं कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज एक्टिविटीज के साथ में सेफ्टी को भी सब लोगों को ध्यान में रखने की आवश्यकता हो, ताकि सेफ ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो। हम एक्विफर्स को इस जल्दबाजी में कहीं कंटामिनेट न करें, लेकिन निश्चित रूप से इस दिशा में अगर समन्वित प्रयास होते हैं तो हम एक बहुत बेहतर भविष्य इसमें देख सकते हैं। Question number 4, श्री पवित्र मार्गेरिटा। प्रश्न संख्या 4, क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क वर्ष 2020-22 से मूल्य और मात्रा की दृष्टि से विशेष रूप से असम राज्य में और संपूर्ण देश में भी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के उत्पादन के परिमाण और उल्लिखित समय अवधि के दौरान इन उत्पादों के आयात के आंकड़ों का ब्यौरा क्या है, और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के आयात पर हमारी निर्भरता को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। ऑनरेबल मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री। Statement is laid on the table of the House. सप्लीमेंट्री 1, श्री पवित्र मार्गेरिटा। Yes, sir. My first supplementary is that the state of Assam has been producing oil for the last century, and now my question is that how the people of Assam, the state of Assam, are getting benefit resulting from the oil production in the state of Assam, along with the CSR activities in our state. Honorable Minister. Sir, I'm particularly pleased that the honourable member has asked this question about the history of oil exploration in the state of Assam and its current state. I'm happy, sir, because Assam is the state where all this began. In fact, sir, it was in the year 1886 that the first oil well was dug at a place called Digboy. And sir, the name Digboy is also very interesting because, as you will recall, sir, 1886, we were under the domination, governance of an alien dispensation, and it was the white master who was shouting, "Dig, boy." So from that Dig Boy came the Digboy oil wells, 1886, 1889. Sir, the first commercial scale oil well was produced and oil extracted. I think it was 200 or 20,000 gallons per day at Digboy, 1889, sir. And in 1901, the first refinery in Asia, not in India, but in Asia, came up in Digboy, sir. So I'm very happy, sir, because today we've come a long distance from there. Today, the state of Assam produces 4.2 million metric tons of crude oil, which accounts for something like 14.38% of the total crude oil produced in the country. Equally, the state of Assam produces 3.6 BCM, billion cubic meters of natural gas, which accounts for 10.43% of the country's natural gas production. Sir, it is axiomatic that whenever oil is stuck in any state, both the state government, the state revenues, the people of the state benefit from it, and equally the country as a whole benefits from it. Oil and natural gas and other forms of energy which we are producing, biofuels, compressed biogas, soon green hydrogen, they will all contribute to our enhancing our energy mix and to save precious amounts of foreign exchange on account of importation. On the crude oil front, sir, we are, because the economy is booming, is growing. Last quarter, sir, 7.6%. Overall, everybody estimates we'll have a rate of growth of over 6.5%. We still import 85% of our crude oil and, sir, about 50% of our gas. The state of Assam, sir, in the year 2019 to 20 and
to 2022 to 23, the state government's revenues from the production of natural gas, and every state government gets revenues from energy production. It was 9,291.17 crores for the revenues which accrued from the production of crude oil, sir, and 851.28 crores respectively, sir, from natural gas. Sir, these are the revenues which came on account of the royalties that the state government got. But, sir, there are other attendant benefits which also accrue. For instance, there is economic activity, both direct, indirect employment creation. There are thousands of local people get jobs. Sir, and I've been Minister for Oil and Petroleum and Natural Gas only for 2.5 years or so. I can say that different states would like now to enter the energy ecosystem because there is revenue for the state, there is employment for the people, etc. Sir, I think the honourable member also asked about the CSR which accrues from this kind of activity. Sir, I'm going to check the overall figure, but I do remember that recently I was in Assam where I had the privilege of inaugurating a hospital which has been made by CSR funds, Corporate Social Responsibility Funds, by ONGC. This is a hospital in Shivsagar, sir, and it cost 483 crores. Sir, the total amount of CSR activity which has come to the state of Assam from 2014 to 23 as a result of this is 1,600 crores which has been spent by the oil and gas PSUs on CSR activity. And one hospital alone which has CT scan, MRI, modular, OT facilities, 483 crores. So, but the beauty of it is, this is a hospital situated somewhere and it will cover a vast catchment area. Large number of other adjoining districts will also benefit from it. So the answer, sir, which I now have, the figure is 1,600 crores for the period between 2014 and 23. Honorable Minister, you have been in this seat for 2.5 years. We have had in the country 8 governments that didn't have this period also. I was part of one. Second supplementary, Sri Pavitra Margarita. Thank Pradhan Mantri Narendra Modi ji for earmarking and investing more than 40,000 crore rupees in the oil sector in Assam. My question is, second supplementary question to Honorable Ministers, is that what are the major projects are undertaken right at this moment in the state of Assam in the field of oil sector by the PSUs, especially the city gas connection and ethanol production, etc. Honorable Minister. Particularly pleased that the honourable member has chosen to ask this question because particularly after 2014 there has been an acceleration and more so in the last few years of the kind of projects which have been undertaken by the oil and gas PSUs or as OMCs as we call them. Sir, amongst the various major projects with overall project cost, these are about 44,000 crores as the honourable member says. Out of this, sir, Numaligarh refinery expansion project itself is about 18,968 crores. The Northeast gas grid is 9,265 crores. The Paradeep Numaligarh crude oil pipeline is another 9,058 crores. And the NRLS, that is Numaligarh biorefinery, is another 4,200 crores, sir. Sir, these are the projects which have already been sanctioned and where work is going on. The second component of the question related to ethanol. Sir, on ethanol as well, as the honourable member and others would be aware, sir, our ethanol or biofuels blending up to 2014 was about 1.5%. Sir, I was personally involved in the efforts which were made earlier. We had decided, rather than the government of that day had decided that they wanted 5% ethanol blending in at least 10 or 15 of our states and union territories. But with the best efforts in the world, sir, we didn't proceed beyond 1.4, 1.5% for a variety of reasons.
I think in order to succeed in ethanol blending, you need to put in place an ecosystem which will make it viable both for the feed providers, for the production of ethanol and for its use. Today, sir, I'm very happy we had a target of 10% blending by November 2022. We were able to achieve that target 5 months in advance. Our second target, sir, was 20% ethanol blending by 2030. The Honorable Prime Minister, because of the success of this and his leading up front, we were able to bring that target of 2030 to 2025. Today we are in a situation, sir, we are already doing 12% blending. We will achieve the 20% blending 5 years in advance. For that we need 1,000 crore litres. And sir, we are already at about 580 or 600 crore litres. Insofar as Assam is concerned, sir, the oil marketing companies have signed 7 long-term offtake agreements for setting up dedicated ethanol plants with total production capacity of 1,150 kiloliters per day. The total financial outlay of these projects, sir, is 1,370 crore. In addition, sir, NRL is setting up a commercial 2G ethanol plant at Numaligarh, which is expected to be commissioned by 2024, that is next year. The capacity of this plant is 185 kiloliters per day, and its feedstock will be bamboo. The project cost, sir, is 4,200 crores. Sir, I would like to conclude my response to this supplementary by saying one of the most reassuring and heartwarming aspects of our biofuel program is that we have gone from this traditional sugarcane-based feedstock thing to now second generation, that is to make ethanol from agricultural waste, parali, to make ethanol from bamboo, and Assam is leading the way in the production of 2G from bamboo, sir. Supplementary 3, Virender Prasad Basse. Your Thank you, supplementary, Honorable Chairman, sir. Thankful to Honorable Minister to give him the detailed history of Assam oil producing state. Thank you, sir. You are very right. Asia's first refinery was established in Digboi, Assam, and it was built by British rule. Sir, direct question. Sir, Supplementary. I'm coming to the question, sir. Assam is an oil producing state. It is known to you, sir. When British was ruled Assam, India, at that time, Digboi refinery was established, sir. But after long back, sir, when Congress was ruled in our country, to get a refinery in Assam, when India got freedom, we have to fight, we have to come to street, and we got the refinery in Guwahati, a mini refinery whose production capacity only below 1 million tons. But when this Narendra Modi government is coming, this government has taken lots of initiative, and now they have invested more than 80,000 in Numaligarh. Please ask your supplementary. Yes, Numaligarh refinery, 86,000. We are thankful to the Honorable Minister. Sir, by producing oil, Assam is getting royalty from the Union government. India is a oil deficit state, sir. We are importing crude oil from the abroad, sir. Now, I'd like to know from Honorable Minister, is Government of India seriously thinking about the increase of the royalty of crude oil production, which compare with the international? Honorable Minister. Very happy that the honourable member has decided through this supplementary to go deeper into the issue of earnings. And he wants serious response. And I'm going to give him a serious response with serious underline. With serious underline. Sir, the earnings of a state come from a variety of aspects of the ecosystem dealing with energy. Royalty is one aspect. Yes, as we increase our capacity, as more oil gets produced, as more oil gets refined, as the refinery expands. By the way, refinery expansion, we have currently 252 million metric tons per annum. We are going to take it up to 400. The Honorable Prime Minister met 450. So when you refine more, you'll get more royalty, without any doubt.
But there are other aspects to this earning also. For instance, when we were able to complete 10% of biofuel blending by 2022, 5 months in advance, we were able to save 41,400 crores of rupees from the import bill. That enabled us to give 42,400 to our farmers. When we do 20% blending, it will be even more. Insofar as the state of Assam is concerned, I am not serious. I'm 100% sure that with the efforts which are being made to expand capacity, the efforts which are being made to produce and refine more, we just did an expansion of one of the Honorable Chief Minister tied me down in a public meeting. I agreed. We are expanding that refining capacity. So the more royalty will come definitely. But the issue is, there is more potential, including in other states of the Northeast. In fact, there is one issue between Assam and another state where there are some issues which we need to resolve. I myself feel that perhaps we have not exercised our, within quotes, our margin of persuasion, because oil is something, if you dig it somewhere, somebody, your neighbor may say कि ये आप तो निकाल रहे हैं oil, तो हमारी field से आ रहा है. We need to resolve these issues. But as I see this issue developing, the developments which have taken place, the expansion, the earlier honorable member also from Assam, he spoke about 44,000 crores, but that is now, even more is going to come, and I'm sure I can sit down with the honorable member you can, as the representative of the people, tell the state government, I have an excellent rapport with your chief minister, with the other chief ministers. We are all working towards enhancing both the oil production, natural gas production, which will ultimately benefit both the people of the northeastern states and their union. Sir. Fourth supplementary, Kamakhya Prasad Tasa. हाँ सर, मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ क्या वो विस्तृत से इसका आंसर दिया। मेरा डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये ओएनजीसी एंड ऑयल, इसका प्रोडक्शन कितना है और प्राइवेटाइजेशन कितना ऑयल फील्ड को क्या हुआ है? क्योंकि प्राइवेटाइजेशन देने का मतलब है उन लोग का प्रोडक्शन, उन लोग को सफिशिएंट प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे। इसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ओएनजीसी और ऑयल को क्या इंस्ट्रक्शन मिनिस्ट्री ने दिया? Honorable Minister. Honorable Minister. Sir, the petroleum and natural gas sector has the benefit of both the private sector in exploration and production, and it also has the our OMCs, the marketing companies. Sir, how much is produced? I think we already have a in the body of the answer, sir, I have stated that the production of crude oil in India, million metric ton, just now is 29.2 million metric tons. Sir, oil typically, oil and gas, these are capital-intensive sectors which have a large gestation period. Now, very often in the past, and I'm not looking at anyone or pointing fingers at anyone, when crucial decisions on investment could not be taken because there was this counter point of view that instead of putting in so much of capital expenditure, you're probably better off importing a cheap oil. Then of late there has been this other narrative, sir, which has emanated from the climate change discussions, the transition to sustainability. Globally, the investment in traditional fossil fuel, the entire system has dropped. But I can assure you, sir, we are doing things differently. There's now a concerted attempt along with the international oil companies with which we have signed the MOUs, our own OMCs, they're all collaborating, and we now have a situation where hopefully this figure of 29.2 million metric tons, I hope that by the time, whoever is the minister at that stage from the BJP government, after 2029, he will be able to give a figure with the multiplier of that, because I'm sure, I'm confident that the work which has been set up now and the exploration and production, all the incentives we've taken. To give you one example, sir, we have about 3.5 million square kilometers of sedimentary basin. But we never, for some reason I don't understand, we never exploited more than 6 to 7%. We are now taking this 6 to 7% exploitation of the sedimentary basin to double the amount. And the answer to the question, the body of the answer provides, in fact, specific details on what have been done in that, and I'll
read out to the honorable member. It says specifically that we are taking increase the net geographical area under exploration from 2.5 lakh square kilometers to 5 lakh square kilometers. This plus the opening up of 1 million square kilometers, which used to be part of the no-go areas for a variety of reasons. Sir, and it's only the Honorable Prime Minister who could have taken this decision to free this up from resident objections of security agencies, defense ministry, etc. Today we are in the situation, we are looking at towards the period ahead where this figure of 29.2 million metric tons will be much higher, and that we will be able to reduce our import dependence even as our consumption is increasing. Shri Santosh Kumar P. Explaining the improvements made in this field. So may I know, will the government take any initiative to control the petroleum and natural gas prices? Honorable Minister. The honorable member has asked this. There are two ways of controlling prices, and clearly the model that we have been following, we have ensured that in the last 2 years, prices of petrol in India have come down by 11%, and of diesel, they've also come down, but by a smaller amount. Why have we been able to do it, sir? Because the central government, because of the initiative and decision of the Prime Minister, we reduced central government excise on 2 occasions, in November 21 and in May 2022, and we brought down the price by 13 and 16 Question rupees. number 5, Shri Binoy Vishwam. Honorable Member, question number 5. प्रश्न संख्या 5। क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वर्ष 2018 में 15 कोयला ब्लॉकों में उनके उच्च जैविक विविधता मूल्य के कारण वहां पर खनन कार्य न किए जाने की राय दी थी? कोयला मंत्रालय द्वारा केंद्रीय खान योजना एवं डिजाइन संस्थान से घने जंगलों में स्थित 15 कोयला ब्लॉकों के संबंध में मांगी गई राय और CMPDI द्वारा किए गए निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है? घने जंगलों में स्थित कोयला ब्लॉकों के लिए लगाई गई बोली और उसके लिए दिए गए औचित्य का ब्यौरा क्या है? और मध्य प्रदेश के सिंगरौली और छत्तीसगढ़ के हसदेव वन में स्थित कोयला ब्लॉकों के लिए लगाई गई बोली के परिणाम क्या हैं? Honorable Minister. Yes, sir. Yes. Honorable Minister. Sir, reply is laid on the table of the House, sir. The House will meet again at 2 p.m. today. अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। You are listening to the recording of today's proceedings during the question hour in the Rajya Sabha. This broadcast came to you from the Delhi station of Akashvani.